हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर पर। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये आपका सेकंड चैप्टर रहेगा फ्लेमिंगो बुक का स्टूडेंट्स। कल वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स, कुछ यानी कि आप कह सकते हो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी लेंदी आपका जो चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने होंगे समझने के लिए। काम देर से ही हो लेकिन अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो आपको इंटेंशनली, वॉचफुली और कॉन्स्टेंटली फोकस करना है इसको कम्प्लीटली समझने के लिए स्टूडेंट्स। और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यदि आप एफर्ट्स लगाते हो तो डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी मुश्किल बचती नहीं कि आपको समझना आए। तो स्टूडेंट्स, इसको आप स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा, बड़े ध्यान से वॉच करना है। और अगर आपको लगे कि आपको अच्छी लगी वीडियो और प्रॉपर्ली आपको समझ आई, यानी कि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस चैप्टर पर बनी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए स्टूडेंट्स। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। अभी सेकंड चैप्टर, जैसे मैंने कहा आपको, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग। स्टूडेंट्स, ये अनीस जंग एक फीमेल राइटर है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, काफ़ी हार्ट टचिंग आपके लिए रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो इसको आप वॉचफुली फोकस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, किसी भी स्टोरी को पढ़ने के लिए, और फाइनल पेपर में जब आप अपीयर होते हो तो वहाँ उसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपको देने हैं क्वेश्चंस के, उनको कम्प्लीटली राइट डाउन करने के लिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली लिख देते हो लेकिन आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। जो मार्किंग स्कीम होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। देखिए, खाली लिख देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है कैसे मार्क को गेन किया जा सकता है। वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल पेपर में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। वो देखिए, एक बार कुछ मैं बता देता हूँ आपको 4 पॉइंट्स माइंड में रखने स्टूडेंट्स। 4 पॉइंट्स किस भी यहाँ पर रहेंगे, क्या फ़ायदा होगा इनसे। इनका फ़ायदा, बेनिफिट ये स्टूडेंट्स कि फाइनल पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो यदि आप इन 4 पॉइंट्स पर फोकस करते हो, ध्यान से समझते हो। सबसे पहला पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो कंटेंट होता है। अब काफ़ी टाइम होता है क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स पूरा क्यों नहीं आता। क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका एग्जैक्टली जो एक ऑथेंटिक जो आंसर होना चाहिए, जो एक रियलिस्टिक जो आंसर होना चाहिए, जो प्योर एक आंसर होता है, जो कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि वही लिखना होता है। यानी कि डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती, उसमें टू द पॉइंट लिखना होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी पॉइंट पर वही कंटेंट का मतलब समझे आप, कि जो पूछा है वही लिखना है, वही पॉइंट लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर की बातें ज़्यादा लिख देते हैं, पॉइंट पर हम आते नहीं, तो मार्क्स नहीं मिलते फिर उस चीज़ के लिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। एक्यूरेसी किस चीज़ का स्टूडेंट्स, ग्रामर का। यानी कि जो ग्रामर का एक्यूरेसी होता है आपका, जितना एक्यूरेट आप लिखते हो। ग्रामेटिकल पार्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लिटरेचर को लिखते समय जो भी आप राइट डाउन करते हो, जो सेंटेंस बनाते हो, तो सेंटेंस मेकिंग कब होती है अच्छी आपकी, जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग होती है, टेंस का आपको पता होता है, नरेशन वॉइस का पता होता है। यदि आपका सेंटेंस मेकिंग बहुत बढ़िया है तो नंबर नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। इसलिए 12th के स्टूडेंट्स है, ये कहना भी उचित नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि ग्रामर आपकी स्ट्रांग है तो फिर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। पहला पॉइंट क्या है, कंटेंट पर ध्यान देना है कि जो पूछा गया वही लिखना होता है। सेकंड पॉइंट होता है एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर, ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए। यदि ग्रामर में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, फिर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस को यूं का यूं रोट मेमोराइज करना पड़ेगा। वही वोकैबुलरी जो बुक में यूज़ की गई है वही याद करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में ही, सी जिसको भी इंडिकेट कर रहे हैं, कैरेक्टर ही है या सी है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि रोट मेमोराइजेशन में काफ़ी बार क्या होता है कि रॉन्ग हम चीज़ को राइट डाउन कर देते हैं। तो रोट मेमोराइजेशन के लिए तो मैं आपको नहीं सलाह दूंगा इस चीज़ की, तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स होता है आपका राइटिंग स्किल। यानी कि अब इसमें बात की जाएगी, देखिए राइटिंग स्किल में ये नहीं कह रहा कि आपकी द बेस्ट राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसी राइटिंग तो होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए कि लिखा क्या गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी राइटिंग स्किल ठीक होनी चाहिए ताकि समझ आए सामने वाले को। और स्टूडेंट, जो 4 पॉइंट होता है वो वर्ड लिमिट का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यानी कि जो वर्ड्स लिमिट होती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके,
क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है ये, मान लीजिएगा आपके क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपने उसमें जो कंटेंट लिखा है वो इधर उधर का कंटेंट लिखा है, मान लीजिए कंटेंट भी उसमें सही लिखा आपने, बिल्कुल जो पूछा गया वही लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 5 मार्क्स का उसमें राइटिंग कर दिया, 5 मार्क्स का उसमें मैटर आपने डाल दिया, तो उसमें जो एग्जामिनर होता है तो उसको तो काफ़ी माइंड पर बैड इफेक्ट होता है इस चीज़ का, जो पेपर चेक करने वाला होता है कि इसमें जो पूछा गया इस बच्चे ने वो तो लिखा या नहीं लिखा ये इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वर्ड लिमिट पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स की वर्ड इन्होंने डाल रखे हैं तो वही नंबर कट जाता है। या फिर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स के लेवल के आपने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने उसके अंदर जो है वर्डिंग लिखा है तो वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर में वर्डिंग होनी चाहिए, उतने ही शब्द होने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक, मुझे बताना आपके लिए बहुत जरूरी लगा इसलिए मैंने डिस्कस किया है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, कंटेंट आपका सही होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट यानी जो पूछेगा वही देना आपका आंसर। सेकंड, एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर आपका सही होना चाहिए, ग्रामर सही नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन रोट मेमोराइज करने पड़ेंगे और रोट मेमोराइजेशन काफ़ी नुकसानदायक होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो। थर्ड, आपका राइटिंग ऐसा होना चाहिए ताकि समझ आए सामने वाले को। फोर्थ, आपकी वर्ड लिमिट सही होनी चाहिए, क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग आपकी वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए, इससे न ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। ओके, अभी देखते हैं हम अपने चैप्टर पर आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिएगा चैप्टर सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग। स्टूडेंट्स ये अनीस जंग जो है ये एक फीमेल राइटर है। तो अब ये टाइटल का मतलब क्या है, स्प्रिंग एक आप बसंत ऋतु को बोल सकते हो, बसंत सीजन को बोल सकते हो, राइट। तो इसमें लिखा गया है कि लॉस्ट स्प्रिंग, बसंत खो गई स्टोरी, यानी कि बसंत में जो कहानियां बनती है, बसंत की कहानी जो है खो गई। इसको मैं मीनिंग आपको समझाने वाला हूँ, ये सिंबॉलिक यूज किया गया। ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि बचपन बाल्यावस्था चुरा लेगी। यहाँ स्प्रिंग जो है स्टैंड फॉर किसके लिए है, ये स्प्रिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, ये चाइल्डहुड टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जैसे स्प्रिंग सीजन में हर जगह ग्रीनरी एनवायरनमेंट होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, यानी कि फ्रेश एयर होती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से बचपन जो होता है, बचपन में जो बच्चे होते हैं काफ़ी पायस होते हैं, माइंड कोई डिसीव करने वाला, कोई चीट करने की कोई सेंसेशन या फिर कोई फीलिंग उनके दिमाग में नहीं होती है, तो काफ़ी पायस होते हैं, काफ़ी इनोसेंट होते हैं बच्चे। तो उन बच्चों का बचपन जो है वो चुरा लिया गया है। जैसे कि बसंत ऋतु में जो अच्छा जो एनवायरनमेंट दिखता है अगर वो ना रहे तो बसंत ऋतु क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगर बच्चों का बचपन को चुरा लिया जाए तो बच्चों के बचपन का कंपैरिजन किया गया है स्प्रिंग से, राइट। जैसे स्प्रिंग में हमको अच्छा फील होता है तो वैसे ही बच्चे जो होते हैं अपने बचपन में काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी वो डेवलप करते हैं और टैलेंट्स जो उनका होता है उसको डिस्कवर करते हैं अपने टैलेंट्स को। तो वो जो टाइम बच्चों का होता है जिसमें वो अपनी लाइफ को इन्जॉय करते हैं, तो उस टाइम पर यदि उन बच्चों पर कोई बर्डन इम्पोज कर दिया जाए, राइट, कोई जिम्मेदारी उनको दे दी जाए, कोई भार उनको सौंप दिया जाए, जिसको बाल मजदूरी आप बोल सकते हो, राइट, तो फिर उन बच्चों का बचपन रहता नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसमें बच्चों का जो बचपन होता है, जो चाइल्डहुड उनकी जो टाइम है, जो लाइफ का फेज है बचपन का, तो उस पर ये स्टोरी बेस्ड है। दिस स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन चाइल्डहुड। ओके, तो बचपन की जो अवस्था होती है बच्चों की उस पर पूरी कहानी बेस्ड है स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर में 2 स्टोरीज है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना आपको, 2 स्टोरीज से मिलकर बना ये चैप्टर। पहली स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है स्टूडेंट्स साहिब आलम, जो कि एक रैग पीकर है, जो कूड़ा उठाता है। और सेकंड स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश है, जो कि बैंगल मेकर्स है, उसकी पूरी कंप्लीट फैमिली, वो खुद भी बैंगल मेकर है, लेकिन उसके ड्रीम जो हैं वो इस प्रोफेशन से, इस ऑक्यूपेशन से डिफरेंट है, यानी कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो जो पहली स्टोरी है वो पावर्टी को लेकर बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। सेकंड स्टोरी में भी पावर्टी है, लेकिन सेकंड स्टोरी में जो एम्फेसाइज किया गया है वो ज़्यादा किया गया है चाइल्ड लेबर को, यानी कि बाल मजदूरी को एम्फेसाइज किया गया है। और फर्स्ट में किसको एम्फेसाइज किया गया, पावर्टी को। देखिएगा गार्बेज जो रैग पिकिंग जो करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, ये कोई बाल मजदूरी में इसको नहीं कह सकता, यानी कि वो अपनी आजीविका के लिए किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं वो, तो वो एक पावर्टी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया यहाँ पर। लेकिन जो चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, यानी कि यदि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो फैक्ट्री में काम किया जाता है, किसी के अंडर में काम किया जाता है, तो वहाँ जो है वो चाइल्ड लेबर मानी जाती है। तो पहली स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड हुई स्टूडेंट्स, पावर्टी पर, और सेकंड स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड हुई इसमें, चाइल्ड लेबर पर। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे स्टोरी को, ध्यान से आप देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होने वाला है। और यदि आप इसको ध्यान से कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करते हो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ की गारंटी मैं फिर से आपको कहता हूँ कि मैं लेता हूँ कि डेफिनेटली फाइनल पेपर में जब आप अपीयर होगे तो कोई क्वेश्चन का ऐसा आंसर बनेगा नहीं जो कि आप ना दे पाओ, राइट।
और देखिएगा हर एक क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको ये थीम समझ आती है, स्टोरी समझ आती है, ग्रामर आपकी अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख रहे हो, तो फिर कोई मार्क्स आपका नहीं काट सकता। स्टूडेंट्स ये आप जहन में रखिएगा बात, और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अनीजंग ने इसको लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द चैप्टर। चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और राइटर का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये? क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि राइटर कहाँ से बिलोंग करती है, किस प्रकार की उसकी थिंकिंग है, किस प्रकार की वो क्रिएट करती है, राइट। तो इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा अनीस जंग इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स। देखिएगा वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। बात ध्यान रखिएगा, ग्रामर की बात कह रहा हूँ यहाँ पर मैं। अनीस जंग जो है वो बहुत सारे लेखक और लेखिकाओं में से एक थी ऑफ इंडिया, भारत, यानी कि भारत की जो है ये राइटर है। तो बहुत सारे लेखक और लेखिकाओं में से ये एक लेखिका थी। सी वॉज बोर्न इन राउरकेला, वो राउरकेला में पैदा हुई थी। बट सी स्पेंट हर चाइल्डहुड, किंतु उसने व्यतीत किया अपना बचपन जो था वो हैदराबाद में, उसका बचपन जो था बीता। सी गॉट हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और उसने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो हैदराबाद में ली। एंड इन यूएसए, कुछ शिक्षा उसकी यूएसए में हुई स्टूडेंट्स, कुछ हैदराबाद में हुई। अनीस जंग बिगेन हर लिटरेरी करियर, अनीस जंग ने शुरू किया था अपना लिटरेरी करियर। क्या होता है स्टूडेंट्स? साहित्यिक जो करियर होता है, देखिएगा ये करियर है, यानी कि व्यवसाय जिसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशन जिसको बोलते हैं। एक कैरियर होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप ऐसे लिखते हो ना, CARRIER, ये कैरियर होता है, यानी कि वाहक जिसको बोलते हैं, ले जाना, ये करियर होता है। इसमें डबल ई होता है, इसमें डबल आर होता है। ये होता है पेशा, आपका व्यवसाय होना। तो उसने जो ये राइटर है, लेखिका है अनीस जंग, उसने शुरू किया था अपना साहित्यिक जो करियर था एज अ राइटर, एक राइटर के रूप में, लेखक के रूप में। एंड कॉलमनिस्ट का मतलब होता है एक शतमकार के रूप में। फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध जो अखबार थे उनके लिए उसने काम करना शुरू किया था। एज ए लेखक काम करना शुरू किया, कॉलमनिस्ट काम करना शुरू किया उसने। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन, ये तो यहाँ तक था लेखिका के बारे में। अब इस स्टोरी के बारे में देखते हैं। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक, यानी कि ये जो लेसन लिया गया है वो बुक में से लिया गया है। कौन सी बुक में से स्टूडेंट्स? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक बुक जो पब्लिश हुई थी लेखिका की, उस बुक में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। ये जो टाइटल है ये कंप्लीट बुक नहीं है, ये एक छोटी सी स्टोरी ली गई है इस बुक में से। ओके, तो इस स्टोरी को यही नाम दे दिया गया। दिस लेसन प्रेजेंट्स ए डिप्रेसिंग पिक्चर, यानी कि दिस लेसन, ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, ये डिप्रेसिंग पिक्चर को ही दिखाता है, यानी कि एक निराशावादी, आप कह सकते हो एक विषाद भरी जो तस्वीर है आधुनिक भारत की, उसका जो चित्रण ये प्रस्तुत करता है। राइट, ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये किस चीज़ को प्रस्तुत करता है स्टूडेंट्स? एक डिप्रेसिंग पिक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की विषाद भरी, दुख भरी, निराशा भरी, परेशानियों से भरी पिक्चर को चित्रित करता है। ओके, देखिएगा इसमें आगे। इंडिया, सी गिव्स ए रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि सी गिव्स, कौन? लेखिका गिव्स देती है। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी, डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन, ऑफ द ग्राइंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा गरीबी कि लोग गरीबी में पिसे हुए होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि गरीबी से पिसा हुआ है, तो इसको ग्राइंडिंग बोलते हैं। आप इसको ऐसा बोलते हो कष्टकारक, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी। तो इसमें क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स की जो लेखिका है वो रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, एक यथार्थवादी वर्णन को प्रस्तुत करती है ऑफ द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से पिसे हुए लोगों की स्थिति के बारे में। एंड पैथेटिक कंडीशन, और एक करुणाजनक स्थिति है गरीब लोगों की, और गरीबी से पिसे हुए लोग हैं। तो इस प्रकार की यथार्थवादी जो एक विवरण है उसको वो प्रस्तुत करती है, देती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है सभी को? ऑफ पुअर एंड इनोसेंट चिल्ड्रन, यानी कि गरीब और मासूम बच्चों की, ध्यान से समझिएगा, गरीब और मासूम बच्चों का जो पैथेटिक कंडीशन है, यानी कि जो करुणाजनक जो स्थिति है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति जो है, और ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी कि जो काफ़ी कष्टकारक जो गरीबी है उनकी, जो गरीबी में पिसे हुए लोग हैं, वो एक यथार्थवादी जो विवरण है ना उसको वो गिव्स करती है, देती है। किस प्रकार के गरीब हैं? जैसे लाइक साहेब ऑफ सीमापुरी, जैसे कि सीमापुरी में साहेब, देखिएगा सीमापुरी एक जगह का नाम है स्टूडेंट्स। ये सीमापुरी का जो प्लेस ये दिखाया गया है, यहाँ साहेब जो लड़का है ये रैग पिकिंग करता है। ओके, और ये दिल्ली के आसपास है ये जगह। एंड मुकेश जो सेकंड स्टोरी का जो कैरेक्टर है, ये तो फर्स्ट स्टोरी का कैरेक्टर है साहेब, जो फर्स्ट स्टोरी का जो कैरेक्टर है साहेब वो कहाँ है? वो सीमापुरी में है। एंड जो मुकेश है वो सेकंड स्टोरी का कैरेक्टर है, दोनों इसी में दिखाई गई हैं, जो फिरोजाबाद में काम करता है, यानी बैंगल मेकर है वो। साहिब इज अ रैग पिकर, दिखाया ना इसमें साहिब क्या है? रैग पिकर। रैग पिकर क्या होता है स्टूडेंट्स? कूड़ा उठाने वाला। ये आपने देखा होगा कि आपके गांव में आसपास जो होता है कि वो एक बड़ा सा थैला रखते हैं जिसमें वो कूड़ा उठाते रहते हैं, प्लास्टिक आइटम्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो साहिब जो है वो रैग पिकर है, सीमापुरी में है, वो वहाँ काम करता है, उठाता है।
नियर दिल्ली, वो दिल्ली के नज़दीक है। ओके। मुकेश वर्क्स एज अ लेबरर, मुकेश जो एक मजदूर के रूप में काम करता है इन अ बैंगल मेकिंग फैक्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है स्टूडेंट्स, इन उत्तर प्रदेश में जो एक शहर है फिरोजाबाद, तो वहाँ चूड़ी बनाने का कारखाना है, फैक्ट्री है, यानी कि सेंटर है पूरी इंडिया का। वो भारत में जितना भी कांच का उद्योग है उसका केंद्र है, वो बहुत अधिक वहाँ पर कांच का जो है प्रोडक्ट्स वहाँ बनते हैं, आइटम बनते हैं। तो ये फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाता है। लाइक मैनी अदर्स इन इंडिया, जैसे कि भारत में और बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मजदूरी करते हैं, बाल श्रम करते हैं, चाइल्ड लेबर होता है, तो उन्हीं की तरह ये मुकेश जो है ये भी फैक्ट्री में चूड़ियाँ बनाता है। द चाइल्डहुड ऑफ साहिब एंड मुकेश, यानी कि मुकेश का और साहिब का जो बचपन है इज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी, यानी कि पूरी तरह से गरीबी, और मिजरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको मिजरेबल बोलते हैं। कष्टों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है, व्यथा से भरा है, गरीबी से भरा हुआ इनका जीवन है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा राइट हैंड चैप्टर का। अभी देखिएगा हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टोरी पर। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास फैसिलिटी है कमेंट बॉक्स का, आप उसमें शेयर कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम। ओके, देखिए देर आर 2 स्टोरीज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स 2 स्टोरीज है, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट स्टोरी डिटेल्ड समरी इसकी देखते हैं। समटाइम्स, देखिए समटाइम्स एक एडवर्ब का काम करता है स्टूडेंट्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और यदि मैं एस को हटा दूं तो समटाइम का मतलब हो जाएगा कुछ समय। तो यहाँ कभी कभी आई फाइंड, यानी कि आई कौन है, साहिब, जो कि वो एक रैग पीकर है। तो कभी कभी आई फाइंड मैं पाता हूँ ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कि कूड़े के ढेर में। गार्बेज क्या होता है स्टूडेंट्स, कूड़े का ढेर। देखिए PILE, पाइल होता है किताबों का ढेर, जो रफ किताबें होती हैं। और जो आपका डंप होता है स्टूडेंट, DUMP जिसको बोलते हैं, वो भी एक ढेर होता है। और हीप जो होता है HEAP, हीप भी ढेर होता है। तो गार्बेज क्या है, ये कूड़े का ढेर। तो कभी कभी ये जो लड़का है साहेब, जिसको आई के द्वारा इंडिकेट किया गया है, वो 1 रुपये का सिक्का पाता है, गार्बेज में, ढेर में पाता है, कूड़े के ढेर में। ओके, कचरे का ढेर जिसको बोलते हैं। साहिब इज अ रैग पिकर, साहिब क्या है, कूड़ा उठाने वाला है। अनीस जंग सीज, अनीस जंग लेखिका सीज देखती है ही मुझसे डेली, प्रतिदिन। स्क्रंजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वैसे स्क्रंजिंग का मतलब होता है मेहनत करना, प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है तलाश करना। ओके, ढूंढना। अनीस जंग जो है वो देखती है उसे प्रतिदिन तलाश करते हुए, ढूंढते हुए द गार्बेज डम्प्स, यानी कि जो गार्बेज, कूड़े का जो डम्प्स का मतलब क्या होता है, ढेर जो होता है, उस ढेर में कुछ ना कुछ तलाश करते हुए वो देखती है। ही केम फ्रॉम ढाका, वो ढाका से आया है। ढाका अभी द कैपिटल है, ये बांग्लादेश का कैपिटल स्टूडेंट्स। ओके, विच इज़ इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो ढाका है, जो बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ से वो आया है। कौन, साहिब, उसका फैमिली। ही हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। एंड हैज़ नो मेमोरी ऑफ हिज होम, और उसे अपनी घर की याद, यानी कि घर की जो यादें हैं वो भी उसको पता नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा था, इतना बच्चा था जब उसका फैमिली वहाँ से माइग्रेट हुआ, कि उसको अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ सुना है उसने अपने फैमिली मेम्बर से। राइट। His family came away from बांग्लादेश, उसका परिवार बांग्लादेश से आया है। बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स, क्योंकि स्टॉर्म्स, तूफानों ने, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया था देयर होम्स, उनके घर, एंड फील्ड्स, यानी कि जहाँ ढाका में, बांग्लादेश की जो कैपिटल है, वहाँ उनके खेत थे, घर थे, तो वो स्टॉर्म्स ने, तूफान ने नष्ट कर दिए थे, पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे, जिससे वहाँ अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं बचा था, इसलिए वहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया दिल्ली की तरफ, वो आए, सीमापुरी में आ गए थे। राइट। अनीस जंग आस्क्स हिम, अनीस जंग जो है उससे पूछती है, हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम पूछती है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, यानी कि जो राइटर है वो पूछती है उस लड़के से कि भाई आपका पूरा नाम क्या है, तो बोलता है कि साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मीनिंग क्या है, यूनिवर्स, विश्व का मालिक। ओके, दिस नेम इज आयरनिकल, यानी कि आयरनिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक व्यंग्यात्मक, एक व्यंग्य करना, ताना मारना। दिस नेम जो ये नाम है स्टूडेंट्स, ये एक व्यंग्य कर रहा है। एज ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ इवन हिज ऑन लाइफ, क्योंकि वह तो अपनी खुद की लाइफ का भी मालिक नहीं है, यानी कि इतना वो कमा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही पॉवर्टी में उनका लाइफ स्पेंड हो रहा है कि वो अपनी लाइफ को ही सर्वाइव कर सके, तो उस चीज़ के भी मालिक नहीं है, तो विश्व के मालिक कहाँ से होंगे। तो ये जो नाम है, जो इसका इट मीन्स एक मीनिंग निकलता है, वो एक प्रकार से व्यंग्य कर रहा है, एक ताना मार रहा है उस बच्ची पर। ही लीड्स ए लाइफ ऑफ अटर पॉवर्टी, यानी कि वह व्यतीत करता है, लीड्स का मतलब होता है व्यतीत करना, ए लाइफ ऑफ अटर मीन्स होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, पॉवर्टी, गरीबी में, उनका जो लाइफ है पूरी तरह से गरीबी में गुजरता है, एंड मिजरी, और काफ़ी कष्ट में गुजरता है। ही रोम्स, रोम्स मीन्स होता है घूमना फिरना, द स्ट्रीट्स, वह घूमता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद अदर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कूड़ा उठाने वाले, यानी कि कूड़ा उठाने वाले जो उसके दोस्त हैं उनके साथ वो गलियों में भटकता रहता है। लाइक देम, उन्हीं की तरह। ही इज ऑल्सो बेयरफुट, वह भी नंगे पैर घूमता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, ये नंगे पैर ही घूमते हैं, अब ये इनका ट्रेडिशन कह लो, या फिर ये अफोर्ड नहीं कर पाते शूज़ चप्पल्स को, ये यही जानते हैं। दे लाई,
इन ए स्टेट ऑफ परपेचुअल। परपेचुअल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म को बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली काम करते हैं ना, लगातार जो काम करना होता है उसको बोलते हैं। दे लाइव, वे जीते हैं, रहते हैं। इन स्टेट होता है अवस्था, ये राज्य नहीं, स्टेट अवस्था को बोलते हैं। और परपेचुअल पॉवर्टी, निरंतर गरीबी की अवस्था में अपना टाइम वो स्पेंड करते हैं। एंड कैन नॉट अफोर्ड शूज़ और चप्पल्स, और वे जूते और चप्पल को अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि इस प्रकार का उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता कि वो जूते चप्पल खरीद सकें। लाइक मैनी अदर फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा उठाने वालों के जो दूसरे परिवार है उन्हीं की तरह साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार जो है वो लाइव्स रहता है इन सीमापुरी में रहता है। दिस इज़ ए डर्टी कॉलोनी, एक बहुत ही डर्टी कॉलोनी है। ऑन द पेरिफेरी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सरहद को बोलते हैं। ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सरहद पर जो ये कॉलोनी है ये काफ़ी डर्टी है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लाइव देयर, वहाँ 10,000 जो रैग पिकर्स कूड़ा उठाने वाले और रहते हैं। इन मिजरेबल कंडीशन, काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में, काफ़ी दुखदायी स्थिति में वो रहते हैं। द कॉलोनी शोज नो साइंस ऑफ डेवलपमेंट, कॉलोनी में कोई भी शोज मतलब क्या होता है, दिखाना है, दिखता। नो साइंस, कोई चिन्ह नहीं दिखता। और डेवलपमेंट क्या है, विकास का कोई चिन्ह नहीं दिखता है। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, मड होता है कीचड़, जो घर बने हुए हैं वो मड यानी कि मिट्टी से, मिट्टी को सान के कीचड़ से बनाए हुए हैं। कीचड़ जो है वो मला गया घरों पर और वो सूख कर एक मिट्टी का फॉर्म उसका बन गया, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो। देखो मड तो कीचड़ होता है, अब कीचड़ से घर बनाए गए हैं। ओके, तो अब आप ये मान लीजिए कि मिट्टी के घर बने हुए हैं। एंड हैव रूफ्स, और उनकी जो छत है स्टूडेंट्स ऑफ टीन, वो टीन की छतें हैं उनकी, राइट, किसी की छतें हैं, टीन की। एंड तरपालिन, यानी तरपाल और टीन की छतें हैं। द कॉलोनी इज डिवॉइड, डिवॉइड जो ये शब्द है स्टूडेंट्स का मतलब होता है रहित, के बिना। ऑफ सीवेज, सीवेज होता है कि देखिए जो मल होता है, जो गंदे पानी की निकासी होती है, जिसको आप बोल सकते हो गटर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर गटर भी नहीं है ताकि वो गंदा पानी वहाँ से, मैला पानी वहाँ से निकास हो सके। और ड्रेनेज का मतलब होता है कि जल निकासी, यानी कि जो पानी वो यूज़ करते हैं या फिर पानी की सप्लाई भी वहाँ नहीं है, जल निकासी वहाँ बिल्कुल नहीं है। साफ पानी की कहो या फिर आप गंदे पानी की कहो, वहाँ जल निकासी नहीं है, तो वो जल निकासी से रहित वो कॉलोनी है। और रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ पानी वहाँ पर ऐसे घूमता रहता है, वहाँ कोई निकासी नहीं है। दे हैव लिव्ड फॉर मोर देन 30 ईयर्स, में 30 साल से भी ज़्यादा समय से वो वहाँ रह रहे हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स, उनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई परमिट्स नहीं है कि वो वहाँ के परमानेंट जो है निवासी हैं, डिवेलर्स हैं। बट दे हैव राशन कार्ड्स, किंतु उनके पास राशन कार्ड है। दैट इनेबल, इनेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सक्षम बनाना, इसका एंटोनिम जो होता है वो डिसेबल होता है। बट दे हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड है। दैट इनेबल, जो समर्थ बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, देम उन्हें। टू बाई ग्रेन, ग्रेन होता है अनाज, अनाज खरीदने में उनको सक्षम बनाते हैं। और टू कास्ट वोट्स, देखिएगा कास्ट जो होता है इसका मतलब फेंकना होता है। एक वर्ड होता है स्टूडेंट COST, कोस्ट कीमत होता है। एक होता है CASTE, कास्ट, वो जाति होता है, तो जिससे वो अनाज खरीद सकते हैं। यानी उनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई परमिट नहीं है कि वहाँ के वो परमानेंट निवासी हैं, लेकिन हाँ इतना है कि वो अपने जो उनके पास राशन कार्ड है उनसे वो अनाज खरीद सकते हैं। और कास्ट वोट्स, और वो वोट डाल सकते हैं। फॉर देम, उनके लिए फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट, उनके लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आइडेंटिटी, यानी उनका मानना ये है कि देखो पहचान से क्या करना, उनको भोजन वक्त पर मिलना चाहिए, भोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए बजाय पहचान के। वेरेवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड्स, उनको भोजन मिलता है। दे पिच, पिच होता है ऊंचाई, देर टेंट्स, वे उसी ऊंचाई पर, उसी जगह पर अपना टेंट बना लेते हैं, अपना टेंट लगा लेते हैं, यानी कि एक जो टेम्परेरी जोन का घर होता बना लेते हैं। एंड बिकम ए ट्रेंजिट, ट्रेंजिट का मतलब होता है अस्थायी कैंप, यानी कि जहाँ भी उनको भोजन मिलता है वही अपना अस्थायी एक कैंप वो बना लेते हैं। वन मॉर्निंग, एक प्रातः, द राइटर जो है सीज देखती है साहब को स्टैंडिंग खड़ा हुआ बाय द फेंस, वैसे देखिएगा फेंस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रक्षा करना। इसको आप यहाँ मान सकते हो कि जो रक्षक होते हैं, जो गार्ड होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, उनको इंडिकेट कर रहा है। साहिब जो स्टैंडिंग खड़ा हुआ था बाय द फेंस्ड गेट ऑफ ए क्लब, एक क्लब का जो गेट है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, यहाँ इसका मीनिंग 4 दीवारी भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो साहिब जो था वो क्लब के गेट पर खड़ा हुआ था, जो कि जो क्लब है वो 4 दीवारों से घिरा हुआ था, चारों तरफ से दीवारें थी, दीवारों से घिरा हुआ एक क्लब है, उसके गेट पर वो खड़ा हुआ है। अब इसका मीनिंग यही बनता है यहाँ पर, फेंस्ड का मतलब आप रक्षक बोल सकते हो, यानी कि गेट पर कौन होते हैं, गार्ड होते हैं, तो उनके पास खड़ा हुआ है। या फिर इसका मीनिंग आप 4 दीवारें निकालो, तो वो जो क्लब है वो दीवारों से घिरा हुआ है, बना हुआ है, उन दीवारों के पास, गेट के पास जो दीवारें स्टार्ट होती हैं उनके पास वो खड़ा हुआ है। ही इज़ वॉचिंग 2 यंग मैन, इतनी गहराई से मैं क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ये देखिएगा एक वर्ड का मीनिंग एक सेंटेंस में डिफरेंट होता है, उसी वर्ड का मीनिंग किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होता है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है, इसलिए मैं आपको डीपली बता रहा हूँ ये चीज़।
ही इज वॉचिंग टू यंग मैन, यानी कि वह देख रहा है, वॉच कर रहा है टू यंग मैन, दो युवा जो नवयुवक हैं, आप बोल सकते हो दो नवयुवकों को वो वॉच कर रहा है। वॉच करना मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, सीन क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिएगा जो मूवमेंट होता है यानी कि वो दौड़ रहे हैं, हलचल हो रही है, तो वॉचिंग बोला जाएगा। प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे हैं। ही टेल्स, वह बताता है, हर मीन्स कौन, यहाँ लेखिका को बताता है दैट कि ही लाइक्स द गेम, कि उसको भी वो गेम पसंद है टेनिस वाला। साहिब इज ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब जो है वो भी टेनिस के शूज पहने हुए हैं। दीज वर गिवन टू हिम बाई अ रिच बॉय, जो कि एक अमीर लड़के ने उसको दिए थे। बिकॉज, क्योंकि देर इज अ हॉल इन वन ऑफ द शूज, क्योंकि उन दोनों जूतों में से एक जूता ऐसा है जिसमें हॉल हो गया था, इसलिए अमीर लड़के ने वो फेंक दिए थे और उसने उसको उन जूतों को उठा लिया था। नाउ साहिब वर्क्स, अब साहिब जो काम करता है इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर वो काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज़ प्लस मील्स, उसको मिलता है 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं और भोजन मिलता है। द राइटर ऑब्जर्व्स, लेखिका जो है स्टूडेंट्स वो ऑब्जर्व करती है, वो देखती है दैट कि साहेब्स फेस, साहेब का जो चेहरा है हैज़ लॉस्ट, खो चुका है इट्स केयर फ्री लुक, यानी कि चिंता मुक्त भाव। जैसे वो अपना खुद का मालिक था, हिज ऑन मास्टर था, जब वो कूड़ा उठाता था, रैग पिकिंग करता था, तो उसके चेहरे पर कोई भी चिंता के भाव नहीं होते थे, क्योंकि उसका अपना खुद का काम था। चाहे उसको कम मिले या ज़्यादा मिले, उसका खुद का अपना काम था, वो किसी का प्रेशर नहीं था। अब चाय की दुकान पर काम करता है, हालांकि उसको पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं जितना कि रैग पिकिंग से नहीं मिलते थे, लेकिन अब उसको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, इसलिए उसके फेस पर जो भाव है अब वो पहले वाले भाव नहीं रहे। पहले तो वो चिंता मुक्त रहता था, अब वो चिंता मुक्त भाव उसके चले गए हैं। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह ज़्यादा लंबे समय से खुद का मालिक नहीं रहा है, यानी कि जब उसका मन करे तो वो रैग पिकिंग करे, ना मन करे तो वो रेस्ट करे, ऐसा नहीं रहा है। अब उसको नहीं चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, चाय की शॉप पर वो काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट स्टोरी, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और ये जो समरी मैंने आपको बताया है, डिटेल्ड समरी, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, और यदि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो फिर ऐसा कुछ बचता नहीं है कि आप आंसर ना दे पाओ। अब देखिएगा सेकंड स्टोरी, देखिएगा, डिटेल्ड समरी इसके मैं बता रहा हूँ आपको, इसी के अंदर है दोनों स्टोरी स्टूडेंट्स। पहली स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन था स्टूडेंट्स, साहिब आलम, और सेकंड स्टोरी में कौन मेन कैरेक्टर होने वाला भी यहाँ पर, मुकेश। वहाँ पर वो क्या है, रैग पिकिंग करता है, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला काम ये इसको आता है। तो देखिएगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मुकेश कहता है, जब वो लेखिका पूछती है तो मुकेश कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। नाउ द राइटर डिस्क्राइब्स, अब लेखिका डिस्क्राइब करती है द लाइफ ऑफ अनदर पुअर बॉय, एक दूसरे लड़के की, गरीब लड़के की लाइफ को वो एक्सप्लेन करती है, उसकी लाइफ के बारे में वो डिस्क्राइब करती है, बताती है। पहले गरीब लड़के के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब एक दूसरा गरीब लड़का है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हिज नेम इज़ मुकेश, यानी कि इसका नाम क्या स्टूडेंट्स, मुकेश है। हीज फैमिली वर्क्स, और इसका जो परिवार है स्टूडेंट्स वो क्या काम करता है, इन अ बैंगल फैक्ट्री, वो एक चूड़ी बनाने वाले जो फैक्ट्री है, उद्योग में काम करता है। ही लाइव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट, वह रहता कहाँ है, यानी कि धूल भरी गली में वो रहता है, और फिरोजाबाद शहर की जो धूल भरी गली है उसमें वो रहता है। दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये जो कस्बा है जहाँ ये रहते हैं ये पूरी तरह से प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपनी चूड़ियों के लिए, कांच का जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो आइटम बनाते हैं, इनके लिए बहुत फेमस है ये। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री, ये भारत का जो कांच उद्योग का केंद्र माना जाता है फिरोजाबाद। लाइक अदर पुअर फैमिलीज, दूसरे गरीब परिवारों की तरह ऑफ द टाउन, यानी कि कस्बे में जो दूसरे गरीब परिवार हैं उन्हीं की तरह मुकेश का भी एक गरीब परिवार वहाँ रहता है। मुकेश फैमिली हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स, मुकेश का परिवार जो वो चूड़ियाँ बनाता है। 4 जनरेशंस, यानी कि पीढ़ियों से, यानी कि शुरू से वो यही काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन, इसी ऑक्यूपेशन, इसी बिजनेस को वो आगे बढ़ाते आ रहे हैं। उनके ग्रैंडफादर, यानी कि जो 4 फादर से लेकर वो खुद उसकी जो पीढ़ी स्टार्ट होती है, तो वो सभी क्या काम करते आए हैं, चूड़ियों का उनका बिजनेस रहा है। बट मुकेश हैज़ ड्रीम्स इन हिज आइज, किंतु मुकेश की आंखों में सपने हैं। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही सेज, वह कहता है दैट कि ही वॉन्ट्स, वह चाहता है टू लर्न, सीखना, टू ड्राइव अ कार, वो चाहता है सीखना कि कार कैसी चलाई जाती है, वो कार को चलाना सीखना चाहता है। पहले तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, यानी कि उनको वो ठीक भी कर सकता है, राइट, तो मैकेनिकल जो वर्क होता है वो भी जानना चाहता है, और साथ में वो ड्राइविंग भी सीखना चाहता है कि कार को कैसे ड्राइव किया जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स आगे, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है दैट कि मोर देन 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द बैंगल फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद, कि 20,000 से भी ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं जो कि बैंगल फैक्ट्री, चूड़ी बनाने वाला जो उद्योग है उसमें काम करते हैं। फिरोजाबाद का जो उद्योग है स्टूडेंट, जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, उसमें 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे काम करते हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ।
दे डू नॉट नो, वे बच्चे नहीं जानते दैट कि इट इज़ इलीगल, कि ये गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बच्चों को खुद नहीं पता है कि उनके लिए इस प्रकार काम करना गैर कानूनी है। टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस का मतलब क्या था, भट्ठियाँ, विद हाई टेम्परेचर, यानी कि इतने उच्च तापमान पर जो भट्टियों में कांच को पिघलाया जाता है, तो वहाँ पर काम करना बच्चों के लिए कितना गैर कानूनी है ये उन बच्चों को खुद नहीं पता। दे वर्क इन डार्क सेल्स, वे डार्क सेल्स, देखिए सेल्स कोशिकाएं भी होता है और सेल्स कोठरियों को ही बोला जाता है। वे काम करते हैं कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ हवा नहीं होती और रोशनी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जो एयर हम यूज करते हैं, ये एयर और विंड में डिफरेंस होता है। विंड ब्लोइंग यानी कि जो हवा बहती है जिससे हमको शीतलता मिलती है, बॉडी रिलैक्स होती है, वो हवा होती है। जिसको हम ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स, वो एयर होती है, ऑक्सीजन जिसको हम बोल रहे हैं। तो यानी कि वहाँ पर जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस थिंग स्टूडेंट्स, वहाँ ऑक्सीजन बर्न होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और जो लाइट भी कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में, अवस्था में वो काम करते हैं। दे लाइव इन मिजरेबल कंडीशंस, वे रहते हैं बड़ी कष्टदायक स्थिति में। द ऑथर विजिट्स मुकेश होम, देखिएगा विजिट्स क्यों लिखा गया, गो का मतलब होता है स्टूडेंट्स जहाँ रेगुलरली जाया जाए, और अराइव का मतलब होता है जहाँ टारगेट पर पहुँचना हो, विजिट्स का मतलब होता है जहाँ वैसे घूमने के लिए चले जाते हैं। द ऑथर विजिट्स मुकेश होम, ऑथर जो है, लेखिका जो है, वो मुकेश के घर पर जाती है, यूं ही राउंड लगाने के लिए, घूमने के लिए चली जाती है वो, तो इसलिए मैंने यहाँ गो अराइव नहीं लिखा, विजिट लिखा है। ओके, ही लाइव्स इन ए स्टिंकिंग लेन, स्टिंकिंग एक एडजेक्टिव स्टूडेंट, स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, लेन होता है स्ट्रीट, यानी कि वो जो रहता है बदबूदार गली में रहता है। चॉक्ड विद गार्बेज, यानी कि चौकड़ जो भरी हुई है विद गार्बेज, कूड़े के ढेरों से। द हाउसेज इन द स्ट्रीट्स, गली यानी कि लिखा था हाउसेज इन द स्ट्रीट्स, जो घर है गलियों में, आर है जस्ट केवल, हवल्स का मतलब होता है झोपड़ी जिनको बोल सकते हो, यानी कि आप हवल्स बोल सकते हो, HUT हट भी बोल सकते हो, और कॉटेज COTTAG कॉटेज भी कह सकते हो, और शेंटी भी बोल सकते हो, SHANTY, इन तीनों चारों शब्दों का मतलब होता है झोपड़े। तो वहाँ जो उनके घर है गलियों में, वो केवल एकमात्र क्या है, वो झोपड़ों की फॉर्म में, यानी टूटे फूटे घरौंदे कह सकते हो, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटी फूटी दीवारें हैं उनकी, एंड नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं है, यानी कि कोई एक प्रकार से, यानी कि एयर पासिंग की कोई जगह नहीं है, विंडो नहीं लगाई गई हैं। दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, यानी कि वे रहते एक भीड़ में जहाँ परिवारों की भीड़ है, जानवरों की भीड़ है, यानी कि पालतू उनके जो जानवर हैं वो भी वहीं रहते हैं और वो खुद भी वहीं रहते हैं। देन दे एंटर मुकेश होम, तब वे एंटर करते हैं मुकेश के घर में। कौन कौन, लेखिका और वो खुद। इट इज़ ए हाफ बिल्ट रफ हट, यह एक आधी बनी हुई, रफ क्या है, भद्दी, हट झोपड़ी है। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसका एक हिस्सा, द रूफ इज कवर्ड, जिसके एक हिस्से पर छत आई है और एक हिस्सा बगैर छत के है। और छत भी किस चीज़ की बनाई गई स्टूडेंट्स, ड्राई ग्रास, सूखी घास की छत है, यानी कि टूटा फूटा उनका एक झोपड़ा है जिसमें कोई विंडो नहीं है, और स्टूडेंट्स इस पर आधी कवर की गई है छत, वो छत भी किस चीज़ की, सूखी घास की। देर इज़ फायरवुड स्टोव, वहाँ लकड़ी से चलने वाला चूल्हा है, कोई गैस फैसिलिटी नहीं हो सकती ऐसी जगह, इतनी ज़्यादा पावर्टी है। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वोमेन एक महिला, एक बहुत ही कमज़ोर महिला, इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए वो भोजन पका रही है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, सी इज़ द वाइफ ऑफ, वह पत्नी है किसकी, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वो पत्नी है जो खाना पका रही है। मुकेश फादर इज़ ए पूर बैंगल मेकर, मुकेश का जो पिता है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। ही हैज़ बिन मेकिंग बैंगल्स फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स, वो काफ़ी सालों से इसी प्रोफेशन में, इसी बिजनेस में वो चूड़ियाँ ही बनाता है। येट, फिर भी, ही हैज़, देखिए स्टूडेंट्स येट का मतलब फिर भी, ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है और स्टिल आता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में। येट फिर भी, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रेनोवेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि मरम्मत करना, द हाउस एंड टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल्स, यानी कितने लंबे समय से वो चूड़ियाँ बना रहा है उसका फादर, फिर भी वो समर्थ नहीं हुआ रेनोवेट करने में, अपने घर की मरम्मत करने में, घर को बनाने में अच्छे से, और अपने बच्चों को सेंड भेजने में स्कूल्स, वो समर्थ नहीं हुआ। ही कुड जस्ट टीच, वह केवल सिखा सका, देम उन्हें, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, भाई जो उसके फादर को आता था, जो उनका एक पारंपरिक जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, वही उसने अपने बच्चों को सिखाया है। ना तो वो अच्छे से घर बना सका, ना ही बच्चों को स्कूल भेज सका, उसका फादर जो कर सकता था उसने बस यही किया कि बच्चों को ये जो आर्ट थी ना वो सिखा दी, चूड़ियाँ बनाने की कैसे बनाई जाती हैं। मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश का जो दादाजी है, हैड गॉन ब्लाइंड, वो अंधा हो गया था, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, यानी धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों पर जो पॉलिश की जाती है, उस पॉलिश की जो डस्ट होती है उसकी वजह से उसका दादाजी जो था अंधा हो गया था, मुकेश का दादाजी अंधा हो गया था। देयर इज अ ग्रेट पॉवर्टी इन द फैमिलीज ऑफ दीज बैंगल मेकर्स, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, इन द फैमिलीज ऑफ दीज बैंगल मेकर्स, इन चूड़ी बनाने वालों के परिवारों में बहुत ही गरीबी है। ये तो ऑब्वियस थिंग है स्टूडेंट्स के, काफ़ी गरीब है ये।
बट दे कैन नॉट गिव अप देयर प्रोफेशन, किंतु वे अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकते। दे आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्योंकि वे पैदा हुए हैं चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव नथिंग बट बैंगल्स इन देयर हाउसेज, उनके घर में कुछ नहीं है सिवाय चूड़ियों के। इन डार्क हटमेंट्स यानी कि अंधेरे झोपड़ों में बॉयज़ लड़के एंड गर्ल्स लड़कियां सिट बैठती हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के पास अंधेरे झोपड़ों में लड़के और लड़कियां बैठती हैं। वेल्डिंग जोड़ती हैं पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ती हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि गोल गोल घेरों में उनको जोड़ती हैं जिनको चूड़ियाँ बोलते हैं। फिर दे वर्क ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब होता है कप कपाती हुई, ऑयल लैम्प्स, वो भी कहाँ स्टूडेंट्स, यानी कि तेल से जलने वाला जो लैंप होता है, जो ऑयल लैंप होता है, उसकी कपकपाती रोशनी में, इतनी जो मध्यम जो रोशनी होती है इतनी कम रोशनी में वो ये काम करते हैं, इसलिए वो जल्दी अंधे भी हो जाते हैं। द ऑथर मीट्स, जो लेखिका है वो मिलती है ए यंग गर्ल, एक लड़की से मिलती है जो बहुत छोटी एज की, बहुत कम एज की है। इन अ डल पिंक ड्रेस, जो कि डल पिंक का मतलब क्या है, जो कि फीकी गुलाबी कलर की जो ड्रेस पहने हुए है, सीटिंग बैठी हुई है, अलॉन्ग साइड का मतलब होता है साथ साथ। एन एल्डरली वोमेन, एक जो बड़ी औरत है, एक बूढ़ी जो औरत है उसके पास वो बैठी हुई है। द गर्ल्स नेम इज सविता, उस लड़की का नाम सविता है, जो वो छोटी सी लड़की उसका नाम क्या है, सविता। वो क्या पहने हुए है, एक डल पिंक ड्रेस पहने हुए, कहाँ बैठी हुई है वो, एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। सी इज वेल्डिंग द पीसेज ऑफ ग्लास, वह जोड़ रही है, वेल्ड कर रही है पीसेज ऑफ ग्लास, यानी कि कांच के टुकड़ों को वो जोड़ रही है। स्टूडेंट्स ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में, हर हैंड्स मूव मैकेनिकली वाइल डूइंग सो, उस लड़की के हाथ जो है, मैकेनिकली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, से यंत्र की तरह, मशीन की तरह घूम रहे हैं। द ऑथर वंडर्स, लेखिका हैरान होती है। वेदर, देखिएगा स्टूडेंट, ये जो WHETHER है, वेदर इसका अर्थ होता है, हिंदी की बात करें या फिर यदि इसकी हिंदी होती है, और स्टूडेंट्स ये कंजंक्शन के रूप में काम करता है। और यदि मैं इसको हटा दूँ यहाँ से H को और WEATHER लिखूँ तो वो भी वेदर होगा, तो वो एक नाउन का काम करेगा स्टूडेंट्स, यानी कि वो बन जाएगा मौसम। और यदि मैं WITHER लिखता हूँ, WITHER, तो वो हो जाएगा वेदर। तो वेदर होता है एक वर्ब के रूप में काम करता है, इसका मतलब होता है मुरझाना। और यदि मैं लिखता हूँ WHITHER, ये भी वेदर हो जाएगा, इसका मतलब बनेगा स्टूडेंट्स ये कहाँ, यानी कि ये एक एडवर्ब के रूप में काम करेगा। तो ये 4 वर्ड्स जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेदर है, इसका मतलब होता है या यदि। तो लेखिका जो हैरान होती है कि क्या या फिर या, सी नोज, वह जानती है, द सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता ऑफ बैंगल्स। वो लेखिका सोचती है कि क्या ये लड़की जो है, जो चूड़ियाँ बनाती है, छोटी सी बच्ची, क्या ये चूड़ियों की पवित्रता को समझती है। दे सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन, सुहाग, वे भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है, या सिंगुलर सेंस को शो किया गया है। दे स्टैंड फॉर ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है एक प्रकार से जिसको सौभाग्य बोलते हैं, भाग्य जिसको कल्याण बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि दे स्टैंड फॉर, ये जो चूड़ियाँ हैं वो प्रतीक है। स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, वो सिंबल है, प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस यानी कि एक शुभ भाग्य का, भाग्य मंगल का वो प्रतीक है। इन मैरिज, शादी में सौभाग्य का वो प्रतीक होती हैं चूड़ियाँ। परहैप्स, शायद, सी विल रियलाइज, वो महसूस करेगी, इट, यह, वन डे, एक दिन, वैन, जब सी हरसेल्फ बिकम्स ए ब्राइड, होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम लिखे तो दूल्हा हो जाएगा। तो लेखिका सोचती है, वो अपने आप से कहती है कि शायद यह एक दिन महसूस करेगी, जब इसकी शादी होगी, दुल्हन बनेगी, तो इसको पता लगेगा कि चूड़ियों की पवित्रता एक्चुअल में क्या होती है। दीज पुअर पीपल हैव नो मनी, इन गरीब लोगों के पास कोई पैसा नहीं है टू डू करने के लिए एनी अदर वर्क, कोई दूसरा काम, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय, छोड़कर, कैरी बढ़ाने के लिए, जाने के, ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का जो बिजनेस है, इसको आगे बढ़ाने के सिवाय इनके पास कोई चारा भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग, देखिएगा एम के बाद बी साइलेंट होता है। नमी का मतलब होता है सुन कर देना, यानी कि सालों से। माइंड नमी का मतलब क्या होता है, दिमाग को सुन कर देने वाला। टॉयल का मतलब होता है कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क। सालों का जो माइंड को सुन कर देने वाला जो हार्ड वर्क है, हैव किल्ड, मार चुका है। ऑल इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, वो सारा आत्मबल। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपन देखने की जो उनकी एबिलिटी है उसको, यानी कि लेखिका बोलती है कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं, इनके जो आत्मबल है और इनके जो सपने देखने की जो एबिलिटी है, वो सालों की इतनी कठोर जो मेहनत ये करते हैं, टॉयल मतलब कठोर मेहनत करते हैं, तो उसने उनके दिमाग को सुन कर दिया, वो कुछ नहीं सोच सकते इसके सिवाय। द ऑथर आस्क्स, लेखिका पूछती है, सम यंग मैन, कुछ युवा व्यक्तियों से, वाई दे डू नॉट ऑर्गेनाइज, कि वे क्यों संगठन नहीं बनाते, देमसेल्व्स, खुद को वे संगठित क्यों नहीं कर लेते, इनटू ए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी समिति में। तो लेखिका बोलती है कि तुम सभी अपना ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, तुम अपने एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते।
दे से वे कहते हैं दैट कि इवन दे मेक एन अटेम्प्ट टू डू, यदि उन्होंने ऐसा करने का अटेम्प्ट कोशिश भी की, दे विल बी हॉल्ड अप, यानी कि हॉल्ड अप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, घसीट ले जाना, बाय द पुलिस, तो उनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए घसीटने का मतलब क्या है कि पुलिस उनको उठाकर जेल में डाल देगी। कोई फिजिकल घसीटना नहीं होता कि हाथ पैर पकड़कर उसको जमीन पर घसीट रहे हैं, वो होता है ड्रैग करना, घसीटना। यानी कि जैसे कोई बोलता है कि मैं मुझे अपने मुझ पर इसने जो है केस कर दिया है, मुझे केस में घसीट रहा है, तो केस में घसीटने का मतलब क्या है, इन द सेंस कि एक प्रकार से वो उसको फिजिकली नहीं, एक प्रकार से इनर पार्ट पर या फिर एक माइंड के पार्ट पर उसको परेशान कर रहा है। दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उन पर केस दायर किया जाएगा, उनको घसीटा जाएगा, केस में जेलों में डाल दिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट कर खींच कर जेल में फेंक दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी काम करने के जुर्म में उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये ड्रैग है फिजिकली घसीटना। द ऑथर रियलाइज, लेखक महसूस, जो लेखिका है वो महसूस करती है दैट कि देर आर टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, वर्ल्ड संसार, लेखक को महसूस होता है कि यहाँ दो अलग अलग संसार हैं। वन इज द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली, एक संसार ऐसा है जिसमें जो परिवार है वो कॉट इन ए वेब होता है, जाल, नेट जिसको बोलते हैं, और पॉवर्टी, एक परिवार ऐसा है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। द अदर इज द वर्ल्ड, देखिए एक फैमिली का मतलब कोई एक फैमिली नहीं है, यानी कि बहुत सारी फैमिलियों का जो ग्रुप है, यानी कि जो वर्ल्ड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेखिका ने। एक जो वर्ल्ड का जो हिस्सा है वो तो ऐसा है जो गरीबी में फंसा हुआ है, और उसी वर्ल्ड का जो दूसरा हिस्सा है वो ऐसा है जो कि मनी लेंडर, जो कि साहूकारों का है। मिडिल मैन क्या है यहाँ पर, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, एंड द पुलिसमैन जो पुलिसमैनों का है। द ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, जो अधिकारियों का है, एंड द पॉलिटिशियंस का मतलब क्या है, जो राजनीतिकों का है। तो लेखक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो संसार वो दो भागों में बटा हुआ है, एक संसार तो गरीबी से जूझ रहा है, दूसरा संसार जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो कि मनी लेंडर्स हैं, मिडिलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, इन लोगों का संसार है। दे ऑल एक्सप्लॉइट, वे सारे जो हैं एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं द पुअर बैंगल मेकर्स का। ये जो भी सेकंड जो पार्ट मैंने बताया अभी, जो मनी लेंडर्स हैं, मिडिलमैन हैं, ये सभी किसका शोषण करते हैं स्टूडेंट्स, इन बैंगल मेकर्स का शोषण करते हैं। मुकेश आइज आर फुल ऑफ होप, मुकेश की आंखों में जो है उम्मीद दिखाई देती है ऑथर को। द ऑथर आस्क्स, जो ऑथर है स्टूडेंट्स वो पूछती है, किससे पूछती है, वो मुकेश से पूछती है। द ऑथर आस्क्स हिम, जो लेखिका है वो उससे पूछती है, इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, क्या वह हवाई जहाज उड़ाने के सपने देखता है। ही सेज, वह कहता है, कौन, मुकेश कहता है, नो नहीं, एंड इज कंटेंट का मतलब संतुष्ट है वो, टू ड्रीम्स ऑफ कार्स, यानी कि अपने कार के सपने से ही वो संतुष्ट है, उसको हवाई जहाज उड़ाने की जरूरत नहीं है। विच ही सीज, जिनको वह देखता है, मूविंग डाउन, नीचे आते हुए, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, यानी कि जो गाड़ियाँ हैं, जो कारें हैं जिनको वो चलाना चाहता है मुकेश, तो वो कहता है कि मैं अपनी जो गली है, ये जो स्टिंकिंग लेन है, उनके अंदर वो गाड़ियों को आते हुए देखता है, तो वो कहता है कि मुझे अभी गाड़ियाँ ही चलानी है, मुझे इनको ड्राइव करना सीखना है और मुझे इनका मैकेनिक बनना है। जबकि लेखिका बोलती है कि क्या तुम हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहोगे, तो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी चलाना चाहता हूँ। द चाइल्ड एक्सेप्ट्स, बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, हिज डेस्टिनी, अपने भाग्य को, एज हिज फादर हैड एक्सेप्टेड इट, यानी कि जैसे कि उसके पिता ने एक्सेप्टेड किया था, यानी कि जो मुकेश का फादर है उसने अपने जो फादर से वो प्रोफेशनल बिजनेस जो था वो एक्सेप्ट किया था। अब जो मुकेश है वो अपने फादर का बिजनेस एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर चल रहा है कि वो कुछ डिफरेंट करे लाइफ में, यानी कि इस प्रोफेशन से हटकर काम करे, वो मोटर मैकेनिक बने वो, या फिर मोटर मैकेनिक के साथ साथ वो गाड़ी जो है, कार जोन को ड्राइव करना वो सीखे। तो इस प्रकार का ये स्टोरी था स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास फैसिलिटी स्टूडेंट्स है, आप राइट डाउन कर सकते हो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में, ओके। तो देखिए अभी क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहेब जो है गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में क्या देख रहा है। वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, साहिब इज अ रैग पिकर, साहिब जो कूड़ा उठाने वाला है। ही स्क्रंजीज का मतलब होता है वो ढूंढता है, तलाश करता है। द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में। फॉर बीट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे कागज के टुकड़े। रैग्स, कूड़ा कचरा। प्लास्टिक आइटम्स, यानी प्लास्टिक के कुछ आइटम्स एटसेट्रा। ही मेक्स ए लिविंग, यानी कि स्टूडेंट्स वो अपना जीवन जी रहा है, यानी कि वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बाय सेलिंग दीज थिंग्स, इन चीज़ों को बेचकर ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। ही टेल्स द ऑथर, वह बताता है लेखिका को, दैट कि समटाइम्स, कभी कभी, ही फाइंड्स, वो पाता है, ए रुपी, 1 रुपये का सिक्का, इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभार 10 रुपये मिल जाते हैं उसको, इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर में। ही इज लिविंग इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रह रहा है। विच इज एट द आउटस्कट्स, देखिए आउटस्कट्स ये एक प्लूरल, यानी कि फॉर्म में तो प्लूरल स्टूडेंट्स, ये नाउन है,
यानी कि एक ऐसा नाउन है जिसकी फॉर्म कैसी है, प्लूरल, लेकिन ये यूज में कैसा है, सिंगुलर होता है। इसका मतलब भी वही होता है, पेरिफेरी जिसको बोलते हैं, यानी कि इर्द गिर्द, सरहद बोलते हैं। तो सीमापुरी कहाँ है, जो कि आउटस्कट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की सरहद पर है, दिल्ली की सीमा पर है। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, वो ढाका से आया है। और ढाका कहाँ स्टूडेंट्स, ये कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में ढाका से वो आया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, What explanations does the author offer, यानी कि जो लेखिका है वो किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन, किस प्रकार की जो व्याख्या कह सकते हो, धारणा जो वो ऑफर करती है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, नॉट वियरिंग फुटवेयर, यानी कि जो वो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो कूड़ा बीनने वाले हों, चाहे वो बैंगल मेकिंग करने वाले हों, यानी कि वो जूते नहीं पहनते। खास तौर पर ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट स्टोरी में से हैं, साहिब आलम जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसमें से लिए गए हैं ये, उस स्टोरी में से। तो इसमें पूछती है वो कि बताती है अपने रीडर्स को कि जो ये जो रैग पीकर्स हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, ये फुटवेयर, ये जूते नहीं पहनते हैं, शूज़ नहीं पहनते हैं, चप्पल्स नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते हैं, वो किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन देती है इस बात के ऊपर। आंसर देखिएगा, द ऑथर सीज, लेखिका जो देखती है, साहिब एंड अदर पुअर चिल्ड्रन, साहिब और दूसरे गरीब बच्चे, विदाउट फुटवेयर, बगैर जूतों के हैं, बगैर चप्पलों के हैं। वन एक्सप्लेनेशन, एक धारणा तो लेखिका की ये है, दैट कि इट हैज़ बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम, कि यह उनके लिए ट्रेडिशन यानी उनका रिवाज है, वो दिखावा करते हैं नंगे पैर घूमने का, और टू रिमेन बेयरफुट, और नंगे पैर वो रहते हैं क्योंकि वो इस चीज़ का ट्रेडिशन, उनका दिखावा करते हैं, वो एक रिवाज बन गई है उनकी। बट द ऑथर फील्स, किंतु लेखिका महसूस करती है, दैट इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, यह तो केवल एक बहाना है टू एक्सप्लेन करने का ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वो महसूस करती है कि तो एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बहाना है इनका कि अपनी जो निरंतर गरीबी को दिखाने का, कि भाई हम तो शुरू से ही गरीब हैं और परंपरागत रूप से हम गरीब ही रहे हैं, तो एक प्रकार से दिखावा कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं इस चीज़ का। बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी, क्योंकि उनकी जो गरीबी है, दे कैन नॉट एफोर्ड टू बाई शूज़, वे जूते नहीं खरीद सकते। यानी कि यहाँ जो ये लेखिका है, ये टू एक्सप्लेनेशन देती है। एक तो बोलती है कि इनका ट्रेडिशन है, रिवाज है, दिखावा करते हैं कि हम गरीब हैं। दूसरा ये मानती है कि एक्चुअल में इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये इतने गरीब हैं कि एफोर्ड नहीं कर पाते इनको, यानी कि जूते चप्पल जो खरीदना है, शूज़ चप्पल्स खरीदना, ये एफोर्ड नहीं कर पाते, इनका इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो खरीद पाएँ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, अभी देखिए जो साहिब है, क्या वो चाय की दुकान पे काम करके खुश है, एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये भी फर्स्ट स्टोरी में से लिया गया। वन डे, एक दिन, द ऑथर फाइंड्स, लेखिका जो है वो पाती है, दैट कि साहिब हैज़ लेफ्ट रैग पिकिंग, की साहिब ने कूड़ा उठाना छोड़ दिया है, एंड इज़ नाउ वर्किंग एट ए टी स्टॉल, अब वो चाय की दुकान पर काम कर रहा है। ही गेट्स ₹800 पर मंथ, उसको पर मंथ कितना मिलता है, 800 रुपये मिलता है, प्लस क्या मिलता है उसको, मील्स भोजन मिलता है। बट हिज फेस डज नॉट शो, किंतु उसका चेहरा नहीं दिखाता द केयर फ्री लुक ऑफ ओल्ड डेज, यानी कि जैसे पुराने दिनों में जब वो रैग पिकिंग करता था, जब उसका चेहरा केयर फ्री होता था, यानी कि चिंता मुक्त उसके चेहरे पर भाव होते थे, लेकिन अब जो चाय की दुकान पे वो काम करता है ना, तो उसके चेहरे पर वो केयर फ्री लुक नहीं आते, वो चिंता मुक्त भाव नहीं आते, क्योंकि अब वो किसी के अंडर में काम करता है। पहले उसका काम अपना खुद का होता था, लेकिन अब वो किसी के अधीन काम कर रहा है। ही डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वो चाय की दुकान पर काम करता हुआ बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा है। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अभी लंबे समय से अपने खुद का मालिक नहीं रहा है, वो किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ समझ आ रहा स्टूडेंट। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि फिरोजाबाद शहर को फेमस बना देती है। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है वो प्रसिद्ध है अपनी चूड़ियों के लिए। मैनी फैमिलीज इन दिस टाउन, बहुत सारे परिवार इन दिस टाउन, इस कस्बे में, आर इंगेज का मतलब बिजी हैं, व्यस्त हैं, इन दिस बिजनेस, बहुत सारे परिवार इस शहर के अंदर जो है व्यस्त हैं, किस बिजनेस में, बैंगल मेकिंग के काम में बिजी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मेंशन द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स जो है स्टूडेंट्स ये एक प्रकार से नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है बहुत सारे खतरे। मेंशन द हैजर्ड्स, खतरों को मेंशन कीजिए, जिक्र कीजिए, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि कांच उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं। आंसर देखिए स्टूडेंट, द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच का जो उद्योग उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, इन डार्क सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, बिना रोशनी के, दे कैन नॉट बियर द डे लाइट, वो सहन नहीं कर सकते दिन के प्रकाश को। देखिए स्टूडेंट्स, वो अंधेरों में काम करने के इतने आदी हो जाते हैं कि बाहर की जो रोशनी है उसको उनकी आंखें जो है बियर ही नहीं कर पाती। दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, यानी कि वो एज्ड होने से पहले, बड़े होने से पहले अंधे हो जाते हैं। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, यानी कि जो चूड़ियाँ वो बनाते हैं, मेक्स द बैंगल मेकर्स ब्लाइंड, यानी कि जो वो चूड़ियाँ बनाते हैं तो उन चूड़ियों के ऊपर जो पॉलिश वो करते हैं, तो पॉलिश की जो डस्ट होती है ना वो उनको ब्लाइंड कर देती है, अंधा कर देती है।
10 इस प्रकार से वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इस प्रकार से कांच उद्योग में काम करना इज हैजर्डस का मतलब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हैजर्ड्स है, ये हैजर्डस बोला जाएगा इसको, ये एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, विशेषण का काम कर रहा है। इसका मतलब खतरनाक, ये खतरा है, ये खतरनाक होता है, ये नाउन वर्ब का काम करता है, ये एडजेक्टिव काम करता है। इसका प्रोनाउंसिएशन हैजर्ड्स है और इसका प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स हैजर्डस बोला जाएगा। 10 वर्किंग इन द ग्लास, इस प्रकार से जो ये मजदूर काम कर रहे हैं कांच के उद्योग में, उनके लिए काफ़ी खतरनाक भी है और अनहेल्दी, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक ये काम उनके लिए है। 6th क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट, यानी मुकेश का जो एटीट्यूड है टू हिज सिचुएशन, जो उसकी परिस्थिति है, जो उसकी सिचुएशन है मुकेश की, तो सिचुएशन के प्रति जो मुकेश का एटीट्यूड है वो इतना डिफरेंट क्यों है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, जो एटीट्यूड उसके परिवार का है उससे डिफरेंट एटीट्यूड है मुकेश का अपनी सिचुएशन को लेकर, वो क्यों है ऐसा? देखिए आंसर, मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, मुकेश किससे संबंधित है, कौन से परिवार से जुड़ा हुआ है? वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से जुड़ा हुआ है। देयर वर्क इज हैजर्डस, उनका काम कैसा है? खतरनाक है। एंड देयर लाइफ इज पुअर, उनकी जिंदगी कैसी है? गरीबी से भरी हुई। एंड मिजरेबल, काफ़ी कष्टदायक है। बट किंतु दे हैव एक्सेप्टेड देयर डेस्टिनी, वे अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके हैं। हाउएवर, जबकि मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण जो है, इज डिफरेंट, पूरी तरह से अलग है। ही डज नॉट वॉन्ट टू फॉलो, वो नहीं चाहता फॉलो करना द ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय को, बिजनेस को, ऑफ हिज फैमिली, यानी कि मुकेश नहीं चाहता कि मैं अपने फैमिली का जो प्रोफेशन है, जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल उनका जो प्रोफेशन है उसको फॉलो करूँ। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है टू बिकम, बनना ए मोटर मैकेनिक, यानी कि मुकेश का क्या ड्रीम है, क्या डिज़ायर है, वो मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अभी आपको एफर्ट्स लगाने हैं, इसको समझना है और कंप्लीटली इंटेंसली वॉचफुल इसको फोकस करना है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।